क्लास में हम लोगों ने गवर्नर जनरल पे बेस्ड लगभग 14 क्वेश्चन पढ़े थे। एक बार बताइएगा, ओके है ना सब कुछ? ठीक है, 14 क्वेश्चन पढ़े थे मैंने। वो जो क्वेश्चन लिखवाए थे उनके आंसर आप लोगों ने कर लिए होंगे, नहीं भी किए होंगे तो देखिएगा। शुरू के 8 क्वेश्चन के तो आंसर बड़े सेम थे। उसके बाद जब स्वतंत्र लिखा हो, अगर स्वतंत्र लिखा हो तो स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 के बाद या तो माउंट बैटन बने थे या चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य बने थे। अगर स्वतंत्रता के बाद पहला पूछा है तो ये आखिरी पूछा है ये। अगर पहला या आखिरी ब्रिटिश पूछा है तो माउंट बैटन। अगर पहला या आखिरी इंडियन पूछा है तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। तो सभी क्वेश्चन के आंसर इस बेस पे बनेंगे। अच्छा, अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो राज किया था, राज करते हुए सुनिए मेरी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो राज किया था हिंदुस्तान पे, राज करते हुए, अच्छा कैसे राज किया होगा उन्होंने? जब भारत पे ईस्ट इंडिया कंपनी का राज शुरू हो चुका था तो ब्रिटिश सरकार, ब्रिटेन यहां पे समय समय पे एक्ट भेजता रहा जिसके तहत राज किया गया था। ठीक है, यहां से जी, वेरी गुड मॉर्निंग, यहां से समय समय पे एक्ट भेजे गए थे जिसके तहत राज किया गया था। अब मैं आप लोगों को एक बार उन एक्ट के नाम बता देता हूं, उसके बाद ये सारे एक्ट बताऊंगा। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले भेजा 1773 में, उसके बाद भेजा 1793 में, 1813 में, 1833 में और 1853 में। ठीक है, कुछ एक्ट भेजे थे। जैसे यहां पर भेजा था रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1793 में भेजा था चार्टर एक्ट। उसके बाद 20 साल बाद, देखो ये 20-20 साल का गैप है इनमें, हर 20 साल में एक एक्ट भेजा कंपनी के लिए कि ऐसे राज करो, कंपनी को बताया। फिर 1813 में आया एक चार्टर एक्ट, फिर 1833 में आया चार्टर एक्ट, और फाइनली 1853 में आया चार्टर एक्ट। अब देखो ये 20-20 साल के गैप में आए हैं एक्ट। इसी बीच जो 1793 में भेजा गया था, उसके बाद 1784 में आया था एक पिट्स इंडिया एक्ट, ये इसकी पूर्ति करने के लिए आया था। वैसे सारे एक्ट 20-20 साल के गैप में आते हैं, एक बीच में आया था बस ये 1784 में। ठीक है, एक बार आप लोग इनके नाम नोट कर लो, फिर मैं आपको एक एक एक्ट के बारे में बताता हूं किसमें क्या हुआ था। फटाफट नोट कीजिए। मेरी आवाज अचानक कम कैसे हो गई? अभी 2 मिनट एक बार आप कीजिए इसको, मैं पानी लेकर आता हूं।
जी हो गया। अच्छा दूसरे लोग भी कमेंट करें एक बार, दूसरे लोग कहाँ हैं? कमेंट हिस्ट्री 31। जी वेरी गुड मॉर्निंग निशा जी, कर लिया है ना नोट? तो चलिए फिर अब हम चलते हैं आगे। देखिए जी, एक बार बता दो नोट कर लिया क्या? एक एक एक्ट पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? मैंने आपको पहले लेक्चर में ही कहा था स्पेशल बैच में कि मैं करवाऊंगा ये एक्ट भी। देखिए जी, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान आए देखिएगा जी। इस एक्ट में सबसे पहले तो बताया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल की और परमिशन मिल गई। 20 साल और परमिशन मिली भारत के साथ व्यापार करने की। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत के व्यापार पर मोनोपोली होगी, यानी ब्रिटेन की और कोई कंपनी नहीं आएगी, मोनोपोली होगी भारत के व्यापार पर। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी हैं व्यापारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध। भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी है ना, खुद का बिजनेस नहीं खोल सकते। ब्रिटेन ने भेजा है आपको कंपनी के साथ और आप यहाँ पे खुद की कोचिंग खोल लोगे, मतलब खुद का बिजनेस कर लोगे, ऐसे बात नहीं बनेगी, ठीक है? क्योंकि कंपनी घाटे में चल रही थी। इसके अलावा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। इसी के तहत वारेन हेस्टिंग बना फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये तो था जी रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें 20 साल की परमिशन दी, यानी कि अगले 20 साल में ही आएगा अगला एक्ट जो है, ठीक है? यहां तक नोट कीजिए। बताइए मुझे।
नोट करें जल्दी जल्दी। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी इसमें कह सकते हैं। थैंक यू जी, आपने मेरे को याद दिलाया। डन निशा जी, डन। ओके जी, बाकी लोग बताएं। इस बैच में अब कम लोग आते हैं कमेंट के लिए। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट। अच्छा, इसको नियमतता का कानून भी कहते हैं, कई किताबों में ऐसा लिखा होता है, नियमतता का कानून। बताएं जी, डन करें फटाफट, लिखते ही हो गया ना। ये है रेगुलेटिंग एक्ट। अब रेगुलेटिंग एक्ट के बाद अगला जो एक्ट आएगा वो 20 साल बाद आएगा, लेकिन उससे पहले कुछ कमियां रह गई थी रेगुलेटिंग एक्ट में, उनको पूरा करने के लिए आया था पिट्स इंडिया एक्ट। (1784). ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है, ये ब्रिटिश पीएम के नाम पे पड़ा था। उस समय ब्रिटिश पीएम थे पिट्स, उनके नाम पे पड़ा था इस एक्ट का नाम। इसमें कंपनी के कार्यों को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई। ब्रिटेन में ही नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई, जिसके सदस्य होंगे 6 के 6 अंग्रेज होंगे। नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई, ठीक है। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल संभालेगा भारत के सारे हिस्सों को, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, कोड ऑफ डायरेक्टर का मतलब होता है जी, सुनिए मेरी बात, एक तो होता है BOC, एक होता है BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये लोग तो होते थे 24 ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक, ये होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने वाले। मतलब इन्होंने इन लोगों को रख रखा है पेमेंट के आधार पे। अब कंपनी जो इंडिया में व्यापार कर रही है उसकी देखरेख ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा, लेकिन मालिक कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना इन लोगों ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, ये कब की? 1784 में की थी, पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर, ठीक है जी। वेरी गुड, कीजिएगा एक बार यहां तक। बताइए यहां तक कोई समस्या है क्या?
आगे देखिए जी, उसके बाद अगला एक्ट चार्टर एक्ट 1773, सॉरी 93, 1793 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम में के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार, व्यापार करने के अधिकार 20 वर्षों तक बढ़ा दिए गए। 20 वर्ष और राज करेगी आराम से। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत व्यापार पर मोनोपोली रहेगी। विदेशों में तो व्यापार कर ही सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इस अधिनियम के तहत कंपनी के सभी सदस्यों का वेतन, चाहे वो बोर्ड के मेंबर हो, चाहे वो छोटा मोटा क्लर्क हो, भारत से दिया जाएगा। ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि ब्रिटेन से वेतन आता था लेट आता था। अब जब तक वहां से लेट आता तो यहाँ के कर्मचारी भ्रष्टाचार करने लग जाते और कंपनी को फायदा नहीं होता, इसलिए कंपनी का वेतन यहीं से दिया जाएगा, इंडिया से ही दिया जाएगा। ये चार्टर एक्ट 1793 के अधीन कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है, बस 20 साल की परमिशन बढ़ाने के लिए आता है। इसमें एक नई बात यह आई कि सभी सदस्यों का वेतन यहां से दिया जाएगा। इसको करें नोट फटाफट, फिर चलते हैं आगे हम। लिखिए शाबाश। इसके बाद आता है, आगे चलें क्या? देखिए जी, चार्टर एक्ट 1813, 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी के अधिकार, व्यापार करने के अधिकार, राज करने के अधिकार 20 वर्षों तक बढ़ा दिए गए। इसमें भी 20 वर्ष की परमिशन दे दी, अगले एक्ट तक बढ़ा दिए गए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली समाप्त कर दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली समाप्त कर दी गई भारत में। केवल चाय व चीन के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली होगी। केवल चाय और चीन पे मोनोपोली होगी, बाकी और जो व्यापार होंगे वहां पर अब ब्रिटेन की अन्य कंपनी
भारत में व्यापार कर सकेंगे। भाई मोनोपोली खत्म कर दी, अब भारत में और कंपनी भी आ सकेंगे ब्रिटेन की। इस अधिनियम के तहत जो ईसाई मिशनरी होते हैं, ईसाई मिशनरी भारत में आए, प्रचार के लिए आए। ईसाई मिशनरी भारत में प्रचार के लिए आए और वो प्रचार कर सकेंगे। आज भी हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 के तहत इनको भारत में प्रचार करने का अधिकार है। इसके अलावा इंडियन एजुकेशन पर 1 लाख रुपए खर्च, इंडियन एजुकेशन पे अब हर माह 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा भारतीयों को शिक्षा देने पर। यह 1813 का चार्टर एक्ट है। इसमें देखिए 20 वर्षों की परमिशन बढ़ा दी गई, लेकिन मोनोपोली समाप्त। हाँ, मोनोपोली है चाय और चाइना पे। ब्रिटेन की अन्य कंपनी भारत में आ सकेंगी। ईसाई मशीनरी आए प्रचार के लिए, एजुकेशन पे 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। इसको करें नोट भाई। ये जो 1 लाख रुपए हर साल, सॉरी महीना कह दिया था मैंने, हर साल खर्च किया जाएगा। जी पुरुषोत्तम, वेरी गुड मॉर्निंग। बाकी लोग भी जो लोग जुड़े हुए हैं इसको नोट करते रहे भाई, बड़े काम की चीज है ये। डन निशा जी, ओके। बाकी लोग अच्छा समझ में तो आ रहा है ना क्या करवा रहा हूं मैं? समझ रहे हो ना साथ में ये मोनोपोली और ये सब? वेरी गुड। अब देखिए आगे चलते हैं हम अगले अधिनियम के ऊपर। चलो ना आगे। अगला अधिनियम है चार्टर एक्ट 1833। 1833 का अधिनियम इस अधिनियम में क्या होता है देखिए जी। कंपनी के अधिकार यानी कि व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों तक और बढ़ा दिए गए। 20 साल और व्यापार करो। बीस वर्षों तक और बढ़ा दिया अधिकारों को। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की
संपूर्ण मोनोपोली समाप्त। मतलब जो टी एंड चाइना, चाय और चाइना पे मोनोपोली थी वो अब समाप्त कर दी। अब और कंपनियां भी चाय और चाइना पे व्यापार कर सकेंगे। इसके तहत केंद्रीयकरण पे ध्यान दिया गया, भारत का केंद्रीयकरण किया गया। और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इसी के तहत फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसी के तहत लॉर्ड मैकाले द्वारा भारत का विधि आयोग शुरू किया गया था, कानून बनाए गए, ठीक है, लॉर्ड मैकाले द्वारा। इसी एक्ट के तहत मोनोपोली का मतलब होता है जी एकाधिकार, ठीक है। भारत में कानून निर्माण होगा इसके तहत। कीजिएगा इसको नोट अच्छे से। ये अभी शुरू होंगे जी अंशुल जी, अगले अधिनियम के तहत। एक बार इसे नोट कीजिए आप लोग, ठीक है। कीजिए इसको नोट अच्छे से तरीके से। ओके जी, इसमें नहीं आएगा वो, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए आगे, कर लिया ना ये। उसके बाद चार्टर एक्ट 1853, 1853 का चार्टर एक्ट। अठारह सौ तिरपन का चार्टर एक्ट देखिएगा।
इस एक्ट को आप मानिए जी कंपनी के लिए आखिरी एक्ट होगा। ये कंपनी के लिए आखिरी एक्ट होगा। इससे पहले जितने भी एक्ट आए ना, सब में बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल की और परमिशन दे दी गई, लेकिन इसमें 20 साल की परमिशन नहीं दी गई। ठीक है, इसमें कहा गया कि जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक ब्रिटिश सरकार चाहेगी तब तक कंपनी व्यापार करेगी, यानी कि इसमें 20 साल की परमिशन नहीं दी गई। ये आखिरी समझे जी, यानी कि अब ब्रिटिश सरकार का भी मूड बदल चुका था कि कंपनी को साइड से हटाना है, कंपनी को साइड से हटा देना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए जी, इसी के तहत जो सिविल सर्विसेज होती है उनमें एग्जाम शुरू किए गए, प्रशासनिक सेवाओं में एग्जाम शुरू किए गए। ठीक है, आवाज कम आ रही है। इसी अधिनियम के तहत प्रशासनिक सेवाओं में एग्जाम शुरू किए गए और इसको आप माने हमारा आखिरी एक्ट। इसके बाद डायरेक्ट 1857 में क्रांति शुरू हो जाएगी। ठीक है, कीजिए यहां तक नोट। ये था हमारा आखिरी ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी एक्ट हैं मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। बताइए जी, कीजिए नोट, बताइए। बताइए जी, बताइएगा, नोट कीजिए फटाफट, रिवाइज करेंगे एक बार फिर। बताइए जी फटाफट, कर दिया क्या? अच्छा, दूसरों के कमेंट और देख लूं। डबल डबल कमेंट चला रखे हैं मैंने आज। 31 नंबर, ओके सर 8 बजे वाली क्लास क्यों नहीं लेते? लेंगे जी, आज देखता हूं, आज मैं शायद लूं, नहीं आज तो नहीं लूंगा, कल परसों। ठीक है, अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया जितने भी एक्ट हैं ये सारे के सारे। अब एक बार देख लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन था तब कौन कौन से एक्ट आए, और जब ब्रिटिश शासन लागू हुआ तब कौन कौन से एक्ट आए, सारे ही देख लेंगे ना। जब ब्रिटिश शासन लागू हुआ तब कौन कौन से एक्ट आए, देखिए जी। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय तो सिंपल सी बात है, 1773, 1784, 1793, 1813। आप लोगों को इस तरीके से याद रखना है, कभी नहीं भूल पाओगे। 1833, 1853, ये लास्ट हो गया। ठीक है, अच्छा नाम क्या क्या है जिनके, देखिए ये है रेगुलेटिंग एक्ट,
ऐसे ही लिख लेना आप लोग, पहले मेरा देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, फिर चार्टर एक्ट 1853 तक, फिर लगातार चार्टर एक्ट आते हैं। चार्टर एक्ट। अच्छा, जब अंग्रेजों ने राज करना शुरू कर दिया था तब ब्रिटिश शासन के समय कौन कौन से एक्ट आए थे भारत में? सबसे पहले 1858, फिर 1861, फिर 1892, 1909, 1919, 1928, 1935, 1942 और 1946, यही आते हैं ना। देखिए जी, सर जी टाइम गवर्नर जनरल कौन था याद करने की आवश्यकता, इनके टाइम कौन गवर्नर, नहीं नहीं नहीं, वो आप वायसराय के बारे में याद रख सकते हैं, और वायसराय जो मैंने आपको करवा दिए थे। ठीक है, देखिए 1858 में आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1861 में आया था इंडियन काउंसिल एक्ट, करवा चुका हूं इंडियन काउंसिल एक्ट। 1892 में आया था इंडियन काउंसिल एक्ट यानी भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, ये भी भारत परिषद अधिनियम, ये भी इंडियन काउंसिल एक्ट है, लेकिन इसको अलग से नाम दिया गया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 वाले को करवा दिया था, ये भी मैंने। उसके बाद भी इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, इसको नाम दिया था मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। 1928 में आया था साइमन कमीशन, इसको तो माना ही नहीं गया था। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 43 में क्रिप्स मिशन, 46 में कैबिनेट मिशन, और 47 में माउंट बैटन प्लानिंग। ठीक है, ये सारे मैं आपको करवा चुका हूं, इधर वाले और इधर वाले, आप लोग इनको नोट कर लीजिए। ये तो सबसे पहले करवाए थे ना मैंने, जब आपको नेशनल मूवमेंट करवाए थे। बताइए क्या कोई समस्या है? इसको अच्छे से नोट करें और मुझे बताएं। बता दीजिएगा। नहीं जी अंशुल, 1927 में घोषणा हुई थी, आया था 1928 में। देखिएगा दोबारा कॉपी में एक बार, 27 में घोषणा हुई थी। कर लिया है क्या? चलिए जी, अब देखिए ये हमारा यहां तक, अगर मैं बात करूं ऑफिशियल एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न कंप्लीट होते हैं।
इसके अलावा जो हमारे अदर चैप्टर बचते हैं ना कुछ कुछ, अब हम वो स्टार्ट करेंगे अदर चैप्टर। ठीक है, इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस भी करवा सकता हूं आप लोगों को, जो मान लो कुछ टॉपिक ऐसे हैं टॉपिक करवाने की जरूरत ही नहीं है, पार्टियों की स्थापना वगैरह, अखबार वगैरह, वो डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। तो अदर चैप्टर में आप लोगों को मैं कुछ एमसीक्यू करवा दूंगा जो कि आपके बहुत सारे टॉपिक कवर कर लेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस यहाँ पे फिनिश होता है, कुछ चैप्टर रहते हैं अलग से, वो आप लोगों को मैं करवाऊंगा। अब जैसे एक हम कर लेते हैं अभी, बताइए एक बार यहां तक मेरी बात से एग्री हो? हाँ जी। अब जो कॉमन टॉपिक है ना उसमें देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य हो गया, ये करवाना है। कुछ प्रमुख नारे वगैरह हो गए, नारे या वचन, ये भी मैं करवाऊंगा, मैंने आपको पहले ही कहा था। ठीक है, तो चलिए आज थोड़े से है ना नारे वगैरह कर लेते हैं, जितने भी हैं 10-12। ठीक है, देखिएगा जी। प्रमुख नारे व वचन, पहले मैं नाम लिखूंगा और नारे आप लोगों को डायरेक्ट लिखने हैं। देखिए जी, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पहला नारा है स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। दूसरा है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अभी आंसर नहीं बताएंगे आप लोग, ठीक है, पहले लिखने पे फोकस करेंगे। तीसरा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसके बाद हे राम, वंदे मातरम, ये डायरेक्ट पेपर में आने वाली चीजें हैं जी। ठीक है, डायरेक्ट पेपर में आएंगे सब। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद हो गया है। और जैसे एक फेमस नारा है दिल्ली चलो, एक बार आप लोग ये नोट कीजिए इनके नाम और फिर मैं आपको आगे करवाता हूं। कीजिए नोट। चलिए मैं नाम भी लिखवा देता हूं साथ में। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। सरफरोशी की तमन्ना, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल, आप लोगों ने सुना होगा राम प्रसाद बिस्मिल का नाम, काकोरी ट्रेन एक्शन में। ठीक है, सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल। हे राम महात्मा गांधी। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। इनकलाब जिंदाबाद, ये बताएंगे आप लोग इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था नारा? भगत सिंह ने दिया था। नारा किसने दिया, बात यह है।
और उसके बाद है दिल्ली चलो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक बार आप लोग ये वाले नोट करो सारे के सारे, फिर आगे चलते हैं। कीजिएगा। नोट करके फटाफट बताएं। लिख लिया क्या? चलिए जी आगे देखिए। इसमें कौन सा कर लिया हमने? दिल्ली चलो। उसके बाद करो या मरो, सुना है ये तो। एक है पूर्ण स्वराज, करो या मरो, और उसके बाद है पूर्ण स्वराज वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो, ठीक है। इसके बाद है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। क्या आप लोगों ने ये नारा पहले सुना है? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। आप लोगों ने ये सुना है आराम हराम है? आराम हराम है। भारत छोड़ो, करो या मरो। ये सब नारे आप लोगों ने सुन रखे होंगे, देखिएगा, ठीक है। अच्छा, करो या मरो का तो दोबारा आ गया। करो या मरो का दोबारा आ गया जी ये। एक और है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। चलिए अब बताइए, ठीक है। देखिए, करो या मरो महात्मा गांधी, पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु, भारतेंदु हरिश्चंद्र, वेरी गुड पुरुषोत्तम जी। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू, भारत छोड़ो गांधी जी, विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्त। इनको नोट करो, फिर आगे चलते हैं।
बताइए जी। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य। क्या कोई समस्या? ये काफी है जी, मेजर मेजर जो पेपर में आ जाते हैं वो वाले तो करवाई दिए कि मेरे सिर पे पड़ी है कि लाठी अंग्रेजी सत्ता के ताबूत में कील का काम करेगी, है ना। तो भाई ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे वैदिक साहित्य के साथ, वैदिक लिटरेचर के साथ। ठीक है जी। आज हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया है, वैसे देखिएगा सारे के सारे एक्ट पढ़ लिए हम लोगों ने ये। ठीक है, चलिए जी फिर। तो आज हम इतना ही करेंगे, अगले लेक्चर में मिलेंगे बहुत जल्द। बाकी लोग कुछ कहना चाहेंगे? चलिए जी फिर, तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।